नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा यूनिट नंबर 21 है आई एंड IFS का। हम लोग ऑलरेडी मॉड्यूल ए मॉड्यूल भी कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल सी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक एक टॉपिक के दोस्तों मैंने आपको यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज MCQs, जितने भी पॉसिबल MCQs हो सकते हैं मैकमिलन बुक से प्रोवाइड किया है। लगभग आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 50 to 60 MCQs पर चैप्टर मैंने प्रोवाइड किया है, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑलमोस्ट 800 to 900 MCQs। ओके, जिसको आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको कमांड मिलेगा उस पार्टिकुलर चैप्टर पे। आप दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 21 को, जो कि बेस्ड है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमें समझना है चैप्टर के अंदर। हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो कि बैंक के एस्टेब्लिशमेंट को अफेक्ट करती है, टाइप्स ऑफ बैंक, फिर शेड्यूल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, लोकल एरिया बैंक, RRBs, डिफरेंशिएटेड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रोल ऑफ फिनटेक। उसके बाद दोस्तों हम लोग पेमेंट इकोसिस्टम समझेंगे और फिर रिसेंट डेवलपमेंट क्या है बैंकिंग सेक्टर में, ये समझेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर का कुछ कुछ टॉपिक जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्या हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस पार्टिकुलर चैप्टर से। जो हमारे नए कैंडिडेट्स, हमारे एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि JIB 2023 का पेड प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। यदि आप इस तरह के वीडियो सभी यूनिट के लिए चाहते हैं, MCQs वीडियोस चाहते हैं, सभी MCQs को कम समय है आपके पास, 1-1.5 महीना बचा है एग्जामिनेशन का, और आपके पास यदि MCQ का सेट नहीं है, आप MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको हर एक यूनिट का लगभग 50 से 60 MCQ प्रोवाइड करूँगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको थ्योरी कंसाइज नोट्स मिलेगा, क्विक रिविजन सेशन मिलेगा। तो हम लोग चारों सब्जेक्ट को कवर करते हैं। 500 रुपीज़ कॉस्ट है थ्योरी और वीडियोज़ और PDF दोनों का। और यदि केवल PDF चाहिए तो ₹200 कॉस्ट है। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग कंटेंट को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैंक क्या करती है। बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो जैसे जो हमारे इन्वेस्टर और बोरोवर्स के बीच में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करती है, ठीक है। और जो बोरोवर्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारा डिपॉजिटर्स हैं, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, उनके फ़ंड को प्रॉपर्ली यूज करती है। और दोस्तों बहुत सारे रिस्क को बैंक जो है हैंडल करती है, सिस्टमिक रिस्क और बहुत सारे तरह का रिस्क होता है। हम लोग रिस्क को भी डिस्कशन करेंगे। तो बैंकिंग होता क्या है, तो दोस्तों दो एक्ट को ध्यान रखिएगा। बैंकिंग के लिए 2 एक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में बैंकिंग को डिफाइन किया गया है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। यानी दोस्तों बैंकिंग में आप क्या करते हैं कि आप एक्सेप्ट करते हैं। किस लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं? ताकि आप लैंड कर सकें या इन्वेस्ट कर सकें। क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसका मनी? तो डिपॉजिटर का मनी, पब्लिक से मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जिसको आपको डिमांड पे रिपेबल भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी तो चेक से विड्रॉ भी कर सकता है, ड्राफ्ट से विड्रॉ भी कर सकता है या अदरवाइज। तो ये डिफाइन किया गया है बैंकिंग को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में। याद रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि बैंकिंग का मतलब आप जो है पैसा ले रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसका? डिपॉजिटर का, जो कि पैसा मांग सकता है, या तो डिमांड पे मांग सकता है, या दोस्तों वो चाहे तो चेक से विड्रॉ हो सकता है, किसी भी तरीके से वो विड्रॉ करवा सकता है। अब जो सेक्शन 6 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो बताता है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो कि बैंक को ऑथराइज है करने को, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं जो बैंक अंडरटेक करती है, वो क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन एक्सटेंड करना, ठीक है। अब देखिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी से भी आप डिपॉजिट ले लेंगे। डिपॉजिट उसी से लेंगे जिसका प्रॉपर KYC हो, राइट। ऐसा नहीं कि आपको जो आया किसी से भी डिपॉजिट ले लिए, वो पैसा कहीं से भी आए। नो, यू हैव टू इंश्योर ड्यू डिलीजेंस, राइट। ड्यू डिलीजेंस को इंश्योर करना है, प्रॉपर KYC होना चाहिए, तभी आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देने समय भी ड्यू डिलीजेंस देना होता है। हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों एडवांस देना और कुछ मिसलेनियस सर्विस होती हैं। तो जो डिपॉजिट होता है कस्टमर का, वो 2 तरह का होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। दोस्तों डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जैसा नाम ही है डिमांड, मतलब जैसे डिपॉजिटर डिमांड करेगा आपको पैसा वापस करना है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों? ऐसा डिपॉजिट जिसमें डिपॉजिटर जो है रिपेमेंट किसी भी समय पे डिमांड कर सकता है। और टर्म डिपॉजिट क्या होता है? वैसा डिपॉजिट जहाँ पे जिसको बैंक में आप सर्टेन पीरियड के लिए रखते हैं, ठीक है, और डिपॉजिटर को आप वापस भेज देते हैं मैच्योरिटी डेट पे, जिसका टाइम होता है, सर्टेन टाइम होता है, उसी को टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। तो 2 तरह का डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, ठीक है। चलिए नाम से क्लियर रखिए दोस्तों। कुछ तरह के फंड्स भी होते हैं, एडवांसेस भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे कुछ फंड बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन फंड बेस्ड होते हैं।
ठीक है। जैसे फंड बेस क्या हो गया, फंड बेस के अंदर वैसा आएगा जिसको आपको रिपेमेंट करना है। फंड बेस मतलब क्या होता है कि जैसे डिमांड लोन हुआ, ओवरड्राफ्ट लोन हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, ठीक है, तो आपको उसको रिपेबल करना है, जिसको डिमांड पे रिपेबल करना है। और कुछ टर्म लोन्स होते हैं जो कि सर्टेन पीरियड्स के लिए दिए जाते हैं पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट के रूप में, और कुछ हमारे डिमांड लोन्स होते हैं जो कि फंड बेस्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे नॉन फंड बेस्ड होते हैं दोस्तों डिपॉजिट, ठीक है। नॉन फंड बेस्ड के अंदर क्या होते हैं कि बैंक जो है कैश नहीं देती है, लेकिन वो कस्टमर की क्रेडिट वर्जिनेस को बढ़ा देती है। जैसे उसका नाम, अपने नाम जोड़कर, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी हो गया, बिल को एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज़ हो गए, तो ये सभी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, डिपॉजिट का 2 पार्ट है, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। उसी तरह लोन का भी 2 पार्ट है, एक है हमारा फंड बेस्ड, एक है नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड मतलब कहाँ हार्ड कैश का यूज हो रहा है। फंड बेस्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया दोस्तों, एक है हमारा डिमांड बेस्ड लोन और एक है हमारा टर्म बेस्ड लोन। डिमांड लोन में क्या होता है, रिपेबल किया जाएगा जब भी डिमांड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ये सब हमारे डिमांड लोन होते हैं। और दोस्तों एक हमारा टर्म लोन होता है कि इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, और एक हमारा नॉन फंड बेस्ड है LCBG, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। दिस इज टॉप पॉइंट वी हैव टॉक्ड अबाउट। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग, देखिए वही चीज़ मैंने बताया आपको, फंड बेस्ड फैसिलिटी में देखिए कि जो डिमांड पे पेबल, जैसे डिमांड लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, और टर्म लोन जो कि कैपिटल आइटम को प्रोक्योर करने के लिए, प्लांट मशीनरी को एक्योर करने के लिए दिया जाता है। नॉन फंड बेस्ड में मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। बैंक कुछ मिसलेनियस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेफ कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सभी। दूसरा चीज़ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 7, जो कि कहता है कि बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई और कंपनी बैंक शब्द को प्रयोग नहीं कर सकती है। केवल बैंकिंग कंपनी ही बैंक शब्द को प्रयोग करेगी, चाहे बैंक हो, चाहे बैंकर हो, चाहे बैंकिंग हो, कि कोई भी और कंपनी नहीं प्रयोग कर सकती है। नो कंपनी कैन यूज दिस वर्ड्स, ओके। सो नो फर्म, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शैल यूज द वर्ड बैंक एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये सभी आपको मैंने बैंक्स के प्राइमरी फंक्शन बताए। अब जरा हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं, बैंकिंग की हिस्ट्री में चलते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग ऑरिजिन कब हुआ था, वैदिक टाइम में ऑरिजिन हुआ था, 2000 ईस्वी में। तो जो इंडिजिनस बैंकर्स थे, जो मनी लैंडर्स थे, ठीक है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंचुरीज़ में। आपको पता होगा कौशल्या का अर्थशास्त्र किताब था, वहाँ पे बैंकिंग का कुछ हिस्सा मिलता है आपको, ठीक है, जिसमें क्रेडिटर और लेंडर के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, आपको बताया था दोस्तों कि बहुत सारे बैंक थे, जो कि आज सबसे पहला बैंक था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में। और ये हमारा फॉर्मल, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि फॉर्मल बैंकिंग क्या होता है, इनफॉर्मल बैंकिंग क्या होता है। और ये फिर कलकत्ता बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1832 में बंद हो गया। उसके बाद बहुत सारे बैंक आए, जैसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया, फिर अवध कमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद दोस्तों ये सभी बैंक लंबे समय तक नहीं चले। जो पहला प्रेसिडेंसी बैंक आया उसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद दोस्तों इसका कैपिटल था 50 लाख का कैपिटल था, और ये मॉडर्न बैंकिंग सर्विस के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। गवर्नमेंट ने इसके शेयर कैपिटल में 20% सब्सक्राइब किया था। इसका नाम रखा गया बैंक ऑफ बंगाल, कब, 1809 में। बैंक ऑफ मद्रास दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था, और बैंक ऑफ मुंबई तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। ये तीनों बैंक को 3 प्रेसिडेंसी में सेटअप किया गया था, और जो कि हमारे उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन में थे। अब दोस्तों ये तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया 1921 में, और बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना था। कब बना था, 1 जुलाई 1995 को बना था, ठीक है। 19th सेंचुरी में दोस्तों और अर्ली 20th सेंचुरी में स्वदेशी मूवमेंट जब फॉल आउट हुआ, तो बहुत सारे एथनिक बैंक इस्टेब्लिश हुए थे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सभी 1906 में इस्टेब्लिश हुए थे। फिर इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सो दिस वेर इस्टेब्लिश्ड। अब दोस्तों बात करते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था, वो उसके पायनर थे विट्ठल एल कावेतकर, ठीक है, जिन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेगमेंट को स्टार्ट किया था। इनके प्रिंसिपल स्टेट बड़ौदा में स्टार्ट किया था इन्होंने। जो सेकेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना था वो था पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेंगलोर का था, और प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रूरल कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ इंडिया में, ठीक है, जिसका मेन एम था विलेज में क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो चलिए ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सोसाइटी एक्ट की। तो सोसाइटी एक्ट में क्या था, इस एक्ट का मेन एम क्या था, सोसाइटी एक्ट का मेन एम क्या था कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है, ताकि जो सेल्फ हेल्प है, कॉपरेशन है एग्रीकल्चरिस्ट आर्टिसन के बीच में, वो बढ़ाया जाए। तो बहुत सारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को सेटअप किया गया। और दोस्तों 1920s और 1930s के बीच में
1920 और 1930 के बीच में हमारे फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आया, जिसके कारण से बहुत सारे बैंक बंद हो गए, ठीक है। और फिर अब ज़रूरत पड़ा बैंकिंग रेगुलेटर का, तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया हिल्टन यंग कमीशन से 1934 में। जो नेशनलाइजेशन हुआ दोस्तों बैंकों का, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, 14 लार्जेस्ट बैंक थे जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर था, ठीक है। और उनको 16 जुलाई 1969 को नेशनलाइज किया गया। और उसके अलावा 6 बैंक को और नेशनलाइज किया गया जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ से ऊपर था। कब नेशनलाइज किया गया, 1980 में, अप्रैल 1980 में, ठीक है। तो दोस्तों बिगेस्ट स्टेप जो बैंक जो सरकार के द्वारा लिया गया वो था नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो कि उस वक्त के थे। अब दोस्तों आरबीआई ने लॉन्च किया था लीड बैंक स्कीम। कब लॉन्च किया था, 1969 में, ताकि जो डिपॉजिट्स है उसको मोबिलाइज कर सकें और जो हमारे वीकर सेक्शंस है उन्हें लैंड कर सकें। तो लीड बैंक का मतलब क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक लीड बैंक होता है जो कि प्राइमरी रोल लेता है, जो हमारे उस डिस्ट्रिक्ट के जो जनता है, उस डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, खासकर जो वीकर सेक्शन है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये लीड बैंक का काम होता है, ठीक है। ये लीड बैंकिंग स्कीम 1969 में लाया गया था आरबीआई के द्वारा। उसी के बाद दोस्तों 1974 में 1974 में गवर्नमेंट ने पास किया था आरआरबीज़ एक्ट। 1974 में आरआरबीज़ एक्ट हुआ था, जिसके कारण से आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट, और दोस्तों उसके बाद आपको मैं बता दूं नरसिम्हन कमेटी का रिपोर्ट आया था 1991 में, जिसके बाद दोस्तों बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक आए। आईसीआईसीआई बैंक बना बड़ोदरा में, उसके बाद एचडीएफसी बैंक बना। उसके बाद दोस्तों लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे प्राइवेट बैंक आए, कोटक बैंक, यस बैंक, ठीक है। लाइसेंस दिया गया बहुत सारे बैंकों को, आईडीएफसी बैंक बना, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगले लेवल पे बैंकिंग सेक्टर गया जब पेमेंट से डिफरेंशिएटेड बैंक बना। डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 2015 में बना था। तो आपको मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से लेजिस्लेशन है जो कि बैंक के एस्टैब्लिशमेंट को अफेक्ट करता है। पहला आरबीआई एक्ट 1934, दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तीसरा एसबीआई एक्ट 1955, चौथा है हमारा एसबीआई सब्सिडरी एक्ट 1959, डीआईसीजीसी एक्ट 1961, बैंकिंग कॉर्पोरेशन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 और स्टेट बैंक एक्ट 2018। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक की। तो दो तरह के बैंक है भारत में, एक है स्केड्यूल बैंक, एक है नॉन स्केड्यूल बैंक। स्केड्यूल बैंक क्या होता है, जो कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के सेकंड स्केड्यूल में जिसका नाम लिखा हुआ है उसे स्केड्यूल बैंक कहते हैं, ठीक है। इनका जो पेड अप कैपिटल है और रेज फंड है वो कम से कम 4-5 लाख का होना चाहिए। पेड अप कैपिटल और रेज फंड कितने का होना चाहिए, 5 लाख का होना चाहिए, तभी वो स्केड्यूल बैंक में कहलाएंगे। वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं बैंक रेट पे। स्केड्यूल बैंक जो है आरबीआई से पैसा ले सकते हैं बैंक रेट पे। और दोस्तों इनका मेंबरशिप होता है क्लियरिंग हाउस में। उसके बाद दोस्तों ये सीआरआर को मेंटेन करेंगे आरबीआई के पास, जो भी सीआरआर का रेट है। जो भी स्केड्यूल बैंक है वो दोस्तों उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड स्केड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ऑनरशिप के टर्म में जो कॉमर्शियल बैंक है उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, लोकल एरिया बैंक, आरआरबीज एंड डिफरेंशिएटेड बैंक। उसके बाद दोस्तों जो हमारे नॉन स्केड्यूल बैंक, आपको मैं डायग्राम शो करता हूँ। देखिए स्केड्यूल बैंक का 2 पार्ट, कोऑपरेटिव बैंक और कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का 6 पार्ट, बीएसबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, लोकल एरिया बैंक, आरआरबीज, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक का 3 पार्ट है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जो हमारे नॉन स्केड्यूल बैंक है उसमें क्या क्या आते हैं। तो नॉन स्केड्यूल बैंक वैसे बैंक होते हैं जिनके आरबीआई एक्ट के सेकंड स्केड्यूल में नाम नहीं है। इनके कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा गया है। और दोस्तों नॉन स्केड्यूल बैंक जो है आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते आरबीआई से अपने नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, वो इमरजेंसी में ही आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। और ऑल्सो ये क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। और दोस्तों ये इनका जो कस्टमर होता है इमरजेंसी में, ठीक है, और ये जो है चेक्स के प्रोसीड को कलेक्ट नहीं करवा सकते इनके कस्टमर। तो 3 लोकल एरिया बैंक है, 11 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, 1477 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि नॉन स्केड्यूल बैंक है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को अभी स्टेटस नहीं दिया गया है नॉन स्केड्यूल का, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक में। सबसे पहला पार्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है कि इसमें आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, उसके अलावा 11 नेशनलाइज बैंक है जो कि आते हैं। स्टेट बैंक के 7 सब्सिडीज हुआ करते थे जिनको मर्ज कर दिया गया 2018 में, आपको पता होगा। फिर 1969 में दोस्तों नेशनलाइजेशन हुआ जिस कारण से 27 नेशनलाइज बैंक बने थे। फिर उसके बाद मर्जिंग प्रोसेस हुआ जिससे 26 से अभी 11 पे आ गए हैं, ठीक है। नेशनलाइज बैंक 11 हो गए, उसके अलावा एसबीआई अलग है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या हुआ है दोस्तों, 14th बैंक को जब नेशनलाइज हुआ था तब कोई प्राइवेट बैंक को लाइसेंस नहीं ग्रांट किया गया था। पहला लाइसेंसिंग 1991 के बाद ही ग्रांट किया गया, वो था आईसीआईसीआई को, ठीक है।
तो पहला बैंक जो प्राइवेट बैंक जिसे ग्रांटेड जिसे लाइसेंस मिली थी वो थी ICICI। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है और उसे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविज़न फॉलो करना पड़ता है। अभी हमारे भारत में 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जिसमें से 12 जो है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। 21 तो ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक दो कैटेगरी है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के। दोस्तों 1993 से पहले जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका नेटवर्थ जो है 50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उनको कहा गया है कि 2001 तक जो है 50 करोड़ का इनका लेवल अटेन हो जाना चाहिए, यानी मिनिमम कैपिटल नेटवर्थ, ठीक है। और दोस्तों इनके लिए प्लान डिज़ाइन किया गया कि कैसे ये अपनी कैपिटल फंड को 100 करोड़ तक ले जा सकते हैं। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल को रेज कर दिया गया 500 करोड़, ठीक है। 500 करोड़ इनका मिनिमम नेट कैपिटल है। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि कुछ गाइडलाइंस हैं कुछ यूनिवर्सल बैंक को सेट करने के लिए प्राइवेट स्पेस में, चाहे वो डिफरेंशिएटेड बैंक हो। वो क्या है, पहला है कि इसका मिनिमम पेडअप कैपिटल 500 करोड़ का होना चाहिए, मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये दो गाइडलाइंस हैं। उसके बाद दोस्तों उसके बाद और क्या गाइडलाइंस है कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग या फाइनेंस में, वही ऐसे बैंक को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बैंकिंग और फाइनेंस के फील्ड में। उसके बाद जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस हैं वो ऐसे बैंक को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन वो 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो FDI के माध्यम से शेयर होल्डिंग है वो कितना पे रखा गया है, वो रखा गया है 74%, ठीक है। और जो बिजनेस प्लान जो एप्लीकेंट ने सबमिट किया वो विजुअल होना चाहिए, वो वाइबल होना चाहिए, और उसके अंदर कैसे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करेगा वो उसकी बात होनी चाहिए। और ये जो बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनका शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए कम से कम 6 साल के लिए, ठीक है, जब से ये बिजनेस को कमेंस करेगा। और ये अपना 25% ब्रांचेज जो है अनबैंक्ड रूरल एरिया में ऑपरेट करेगा, ये भी कंडीशन है। और ये बैंक जो है अपने प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट को अचीव करेगा, सब टारगेट को अचीव करेगा, जैसे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है। तो दोस्तों आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बैंक का मर्जर किया गया। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक मिला के बैंक ऑफ बड़ौदा बना, PNB ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक मिलके PNB बना, UBI और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मिलके UBI बना, कैनरा और सिंडिकेट मिलके कैनरा बना, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मिलके इंडिया बैंक बना। ये मर्जर हुआ था नेशनलाइज बैंक का 19 और 20 में, ठीक है। तो वो चीज़ वही डायग्राम को यहाँ पे शो किया गया है। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक का आपको मैंने कंडीशन बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों फॉरेन बैंक की। तो फॉरेन बैंक की बात करें दोस्तों, तो फॉरेन बैंक के इनका जो हेड क्वार्टर्स होता है, ठीक है, वो विदेश में होता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ग्रिंडले बैंक, अब वो ANJ बैंक हो गया है बैंक। फिर बैंक के BNB परिवास, ये कम से कम भारत में 150 साल से हैं, ठीक है, 150 साल से हैं। इनके 4 मोर ड्राइवर्स हैं क्यों फॉरेन बैंक का प्रेजेंस भारत में है। इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला है कि बैंक जो है अपने होम कस्टमर को डिज़ायर फॉर बैंक टू फॉलो देयर होम कस्टमर अब्रोड। दूसरा है लोकल प्रॉफिट को अट्रैक्ट करता है ये। तीसरा है कुछ होस्ट कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और चौथा है दोस्तों कि जो एक हमारे पास मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कॉस्ट को मिटिगेट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि मेन ड्राइवर है हमारे फॉरेन बैंक के प्रेजेंस में, कि ये अपने होम कस्टमर को, जो मान लीजिए भारत से जो कस्टमर बाहर गया उसके लिए उसको ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लोकल इनको प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। तो दोस्तों इसकी जो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का, वो है FIDI। FIDI क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये दोस्तों फॉरेन बैंक के लिए बनाया गया है। तो फॉरेन बैंक का 3 कॉमन मोड्स है जिसके थ्रू ये ऑपरेट होते हैं। पहला है ब्रांच के माध्यम से, दूसरा है सब्सिडरी के माध्यम से, तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के माध्यम से, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थे RBI के द्वारा दिए गए थे, वो देखिए क्या थे। पहला गाइडलाइंस ये था कि जो फॉरेन बैंक है वो अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करेगा या तो ब्रांच के माध्यम से या WOS मॉडल के माध्यम से। WOS क्या है, फुल्ली ऑन सब्सिडरी मॉडल, यानी कि या तो वो ब्रांच के माध्यम से ऑपरेट करेगा या WOS मॉडल के में ऑपरेट करेगा। जो भी नए आदमी जो भी नए फॉरेन बैंक आ रहे हैं, ठीक है, वो या तो ब्रांच से ऑपरेट होंगे या WOS मॉडल से ऑपरेट होंगे। लेकिन दोस्तों वैसे फॉरेन ब्रांच जो इन सभी कैटेगरी में आता है, आपको मैं कैटेगरी बताता हूँ, उनके लिए केवल WOS मॉडल ही है। कैटेगरी नंबर 1 क्या है कि जिनका होम कंट्री जो है जिस भी फॉरेन बैंक का होम कंट्री एक प्रेफरेंशियल क्लेम देता है डिपॉजिटर इन द होम कंट्री। मान लीजिए बैंक वाइंडिंग अप हो गया तो मान लीजिए कि कोई बैंक है, कोई स्विट्जरलैंड की कोई बैंक है, भारत में आना चाहती है, तो स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ का जो लेजिस्लेशन है उसका प्रेफरेंशियल क्लेम है वैसे डिपॉजिटर का होम कंट्री में, यदि उस केस में बैंक वाइंडिंग अप हो जाए तब।
मान लीजिए कि कुछ फॉरेन बैंक का जो होम कंट्री है उसके पास कोई डिस्क्लोजर नॉर्म्स नहीं है, तो केवल वो WOS माध्यम से ही आ सकती है, वो ब्रांच इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। WOS मतलब क्या होता है, होली ऑन सब्सिडीज, ठीक है। कुछ फॉरेन बैंक ऐसे होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्लोजली हेल्ड फॉरेन बैंक होते हैं, और जिस केस में RBI सेटिस्फाई नहीं है कंट्री के रेगुलेशन सुपरविजन से, तो वहाँ के भी फॉरेन बैंक यदि भारत में आना चाहते हैं तो उनको भी WOS के माध्यम से ही आना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करें दोस्तों हम लोग लोकल एरिया बैंक की, ठीक है। तो लोकल एरिया बैंक क्या मतलब क्या होता है? लोकल एरिया बैंक का सेटअप किया गया था सरकार के द्वारा अगस्त 1996 में, 1996 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नए प्राइवेट लोकल बैंक को इस्टेब्लिश किया जाए जिसका जुरिडिक्शन कम से कम 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा रूरल सेविंग है, रूरल एरिया में जो सेविंग है उसे मोबिलाइज किया जाए, ठीक है। लार्ज इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो लोकल इंस्टीट्यूशन है वो रूरल सेविंग को मोबिलाइज करें और वहाँ पे लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी को लाए, यानी लोकल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को लाए। इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था लोकल एरिया बैंक को। और RBI को 227 एप्लीकेशन मिला था, लेकिन बहुत सारा RBI ने रिजेक्ट कर लिया। केवल 10 लोकल एरिया बैंक को इस्टेब्लिश किया, जिसमें से अभी केवल 2 ही एग्जिस्टेंस में है। एक है आपका कैपिटल लोकल एरिया बैंक, ठीक है, केवल 2 ही एग्जिस्टेंस में है दोस्तों। एक कैपिटल लोकल एरिया बैंक है, और दोस्तों जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में। की फीचर क्या है लोकल एरिया बैंक का? तो की फीचर ये है कि लोकल एरिया बैंक जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। ईच लोकल एरिया बैंक इज रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरी बात क्या है दोस्तों, लोकल एरिया बैंक नॉन स्केड्यूल बैंक है। लोकल एरिया बैंक कैसी बैंक होती है? नॉन स्केड्यूल बैंक होती है, मैंने पहले ही बताया है। इसका जुरिडिक्शन मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट पे होता है। मिनिमम स्टार्टअप चाहिए 5 करोड़ का, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोमोटर्स हो सकते हैं इसके, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकते हैं। जो प्रोमोटर्स के फैमिली मेम्बर हैं उनका 40% से ज़्यादा इक्विटी कैपिटल बैंक का नहीं हो सकता है, और जो NRI प्रोमोटर हैं वो 20% से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सभी नियम याद रखिएगा, लोकल एरिया बैंक से रिलेटेड नियम है। तो लोकल एरिया बैंक का मिनिमम कैपिटल कितना है? 5 करोड़ का है। इनके जो भी प्रमोटर्स हैं उनके फैमिली मेम्बर के पास 40% से ज़्यादा बैंक का इक्विटी कैपिटल नहीं हो सकता है, और NRI के पास 20% से ज़्यादा हाँ, और NRI का जो प्रमोटर है वो 20% ऑफ टोटल प्रमोटर से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकते। मतलब जितने प्रमोटर्स हैं लोकल एरिया बैंक के, मान लीजिए 100 प्रमोटर हैं, 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। मतलब 21 NRI प्रमोटर 21 नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है दोस्तों? वैसे मान लीजिए कि एक लोकल एरिया बैंक है, उसमें 100 प्रमोटर हैं, 100 लोग प्रमोट कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो NRI प्रमोटर पे लिमिट है कि 20 ही उसके NRI प्रमोटर होते हैं, यानी 20% ही हो सकते हैं, ठीक है। 21 NRI प्रमोटर नहीं हो सकते, याद रखिएगा। और इनका भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो भी हमारा पॉलिसीज़ है RBI कहती है उनको फॉलो करना होता है लोकल एरिया बैंक को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक लोकल एरिया बैंक को एक अर्बन सेंटर ऑपरेट करना पड़ता है पर डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अर्बन सेंटर ऑपरेट करना है। और लोकल एरिया बैंक का फंक्शन क्या है कि ये एग्रीकल्चर के लिए सारा बैंकिंग बिजनेस करती है ये, और मेन फंक्शन है एग्रीकल्चर को फाइनेंस करना, अलग एक्टिविटी को फाइनेंस करना, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस करना, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इनको क्या है कि कम से कम टोटल क्रेडिट का 40% प्राइवेट सेक्टर में देना है, जिसमें 12% जो जाएगा वीकर सेक्शन के लिए जाएगा। मतलब 40% जो भी इनका क्रेडिट है, जो भी इनको लोन से अर्निंग है, उसका 40% कहाँ देना है? प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करना है। इसमें से 12% किसके पास जाएगा? 12% जाएगा वीकर सेक्शन के लिए। RRBs की बात करें दोस्तों, तो RRBs को इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और ये कमेटी का ये व्यू था कि RRB ज़्यादा बेटर सूट होगी रेदर देन कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, ताकि रूरल एरिया के नीड को मीट कर पाए। अभी जो है भारत में उस वक्त दोस्तों कम से कम 25 RRB इस्टेब्लिश किए गए, राइट। और RRBs को इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो कि रूरल एरिया में कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल एरिया में कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे, दैट व्हाट इज़ द मेन कंसेप्ट। तो ऑब्जेक्टिव जरा देखते हैं RRB का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला ऑब्जेक्टिव था दोस्तों कि जो रूरल एरिया में क्रेडिट गैप है उसे ब्रीच करना, यानी जो क्रेडिट का गैप है रूरल एरिया में उसको ब्रीच करना। एक कुछ मेजर्स लाना जो कि रूरल डिपॉजिट से अर्बन डिपॉजिट आउटफ्लो को रोका जा सके। जो हमारा डिपॉजिट क्रेडिट गैप को ब्रीच करना, ये पहला मेन एम था। कुछ मेजर्स बनाए गए जो कि हमारा जो रूरल डिपॉजिट है उसको हम अर्बन एरिया में ना आने दें, वो मेन एम था। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये मेन एम था RRB को बनाने का, ठीक है। RRB क्या करती है कि अलग अलग रूरल पॉपुलेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कहाँ एरिया फंक्शन करती है दोस्तों? तो RRB किसी भी अपने ब्रांच को किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। ये अपने हेड ऑफिस को ऑपरेशनल एरिया में ही रखती है,
ठीक है। और दोस्तों उसके बाद इनका ब्रांच और लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, और वो हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये गाइडेड होते हैं। स्पॉन्सरशिप की यदि हम बात करें तो आरआरबीज़ का एक स्पॉन्सर बैंक होता है, और प्रत्येक पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक एक आरआरबी को स्पॉन्सर कर सकती है, लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, और इसके लिए एक ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन डालना पड़ता है जिसके अंदर नए आरआरबी का नाम और किस स्टेट में ऑपरेट करेगी, किस डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करेगी, वो डालना पड़ता है। और जो स्पॉन्सर आरआरबीज़ होती हैं, स्पॉन्सर बैंक होती है दोस्तों, वो आरआरबी को हेल्प करती है, वो उसके शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करके और उसे मैनेजरियल और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है आरआरबी का वो कम से कम 2000 करोड़ होगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद क्या कहा गया है कि इनका जो 15% है, ठीक है, वो हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 35% स्पॉन्सर बैंक का होगा, और 50% जो है इनका जो भी कैपिटल है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 15% स्टेट गवर्नमेंट 15% होगा स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% होगा स्पॉन्सर बैंक का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि इनका जो हम लोग आरआरबी की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें यदि मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग को 15% से कम किया गया तो यूनियन गवर्नमेंट को जो कंसल्ट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप शेयर रेज कीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या स्पॉन्सर बैंक के अलावा कहीं और से भी कैपिटल यदि शेयर रेज करना है तो आरआरबी को जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा, जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक है वो टोटल पेडअप कैपिटल का 51% से कम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए पेडअप कैपिटल है 100 करोड़, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक मिला के 51% से कम का इसका 51 करोड़ से कम का पेडअप शेयर नहीं हो सकता, ये भी नियम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वैसे मैंने क्या बोला आपको, 50% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% है स्टेट गवर्नमेंट का, 35% है स्पॉन्सर बैंक का, लेकिन यदि चाहे तो अमेंडमेंट लाया गया कि आप यदि चाहे तो कहीं किसी और सोर्स से भी कैपिटल रेज कर सकते हैं, लेकिन बस ये कंडीशन ये है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और जो आपका स्पॉन्सर बैंक का शेयर है उस दोनों को जोड़ दीजिए तो इसके टोटल पेडअप कैपिटल का 51% से कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए था 50%, लेकिन मान लीजिए है 35%, स्पॉन्सर बैंक का शेयर मान लीजिए है 15%। क्या ऐसा आरआरबी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 35 और 15 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। मैंने क्या बोला, 51 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 100 करोड़ यदि पेडअप कैपिटल है उसका 51% आप निकाल लीजिए जो कि हो जाएगा 51 करोड़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर और स्पॉन्सर बैंक का शेयर 51% से कम नहीं होगा, ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। और आरआरबी चाहे तो ये रिजर्व रूरल बैंक चाहे तो कहीं और से कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है। और यदि स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर 15% से पीछे घटाती है तो यूनियन गवर्नमेंट को सेंटर कंसल्ट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, क्यों घटा रही है ये। चलिए, और कहीं और से यदि शेयर रेज कर रही है तो उसको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस का स्कोप क्या है आरआरबी का? आरआरबी बहुत तरह के बिजनेस कर सकती है, ठीक है। आरआरबीज़ जो है पहले शुरुआती दौर पे केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करती थी और एग्रीकल्चर को लैंड करती थी और वीकर सोसाइटी को लैंड करती थी, लेकिन इनका स्कोप और बिजनेस बढ़ाया गया। आरआरबी हर एक वो बिजनेस कर सकती है जो कमर्शियल बैंक कर रही है, बस फॉरेक्स बिजनेस नहीं कर सकती। फॉरेक्स बिजनेस कर सकती है कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक। जहाँ तक बात करें प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की तो इनको अपना 75% ANBC का या COB का, ठीक है, ANBC होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, COB होता है, COB अलग चीज़ है दोस्तों। ANBC या COB का 75% जो है इनको जो भी ज़्यादा हो उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए रखना है। और जो मीडियम इंटरप्राइज है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो है 15% ऑफ ANBC, ठीक है। तो मीडियम इंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 15%। ये हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों डिफरेंशिएटेड बैंक की। तो दोस्तों डिफरेंशिएटेड बैंक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जो कि पेड मेंबर के लिए रहेगा। पेड मेंबर के लिए लेक्चर में अगले लेक्चर में लाऊंगा, दैट विल बी फॉर पेड मेंबर ओनली। एंड टुडे क्या क्या हमने देखा उसको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, मैं हर एक वीडियो में रिकॉल करवाता हूँ आपको ताकि आपको चीज़ें दिमाग में रहें। दोस्तों बैंकिंग का मतलब होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ताकि हम लैंड कर सकें। डिपॉजिट आप किसी से भी एक्सपेंड करेंगे, किसी से भी एक्सेप्ट करेंगे जो कि आपको डिमांड पे रिपे करना होगा। मैंने बताया डिपॉजिट दो तरह का होता है, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। आपका जो फिर मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपका जो लैंडिंग होता है वो भी दो तरह का होता है, फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। फंड बेस्ड फैसिलिटी का दो पार्ट होता है, एक आपका डिमांड लोन होता है, एक आपका टर्म लोन होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया
ये आपके डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग थे। हिस्ट्री ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक बताया, पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, पहला प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता था 1806 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके 20% शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब किया, सभी बैंकों को मर्ज किया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास आया, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे आया, तीनों बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना 1 जुलाई 1995 को। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो पायनर थे वो थे श्री वित्तल एल कारवेतकर। सेकेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो बना था वो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक था। सोसाइटी एक्ट के बारे में हमने देखा कि उस वक्त ज़रूरत पड़ा था तो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के माध्यम से। 1935 में नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में। उसके बाद दोस्तों लीड बैंक स्कीम ने आरबीआई ने लॉन्च किया, उसके उसमें अंदर लीड बैंक जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डेजिग्नेट किया जाता है, वीकर सेक्शन को लोन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने बताया बैंक कितने तरह के होते हैं, बैंक 2 तरह के होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नॉन कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का पेड अप कैपिटल कम से कम शुरू में 5 लाख था, अभी नहीं है, ठीक है। अभी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए डायग्राम भी दिखाया, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल का कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक के अंदर 6 कैटेगरी आते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक में बताया आपको कि इनका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। ये 3 लोकल एरिया बैंक, 11 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। फिर मैंने पीएसबी के बारे में आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बताया, ठीक है। उसका प्राइवेट सेक्टर बैंक का मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 500 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद और क्या बताया दोस्तों, मिनिमम नेटवर्क 500 करोड़ का होना चाहिए। बैंक मर्जर क्या होता है, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस ये बैंक ऐसे सेट नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके स्टॉक का 10% में। और बैंक कम से कम 25% ब्रांच जो है अनबैंक रूरल एरिया में ऑपरेट करेगा। फॉरेन बैंक के बारे में लिमिटेशन को बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने लोकल एरिया बैंक को डिस्कशन किया, लोकल एरिया बैंक के कितने पेड अप कैपिटल आरआरबीज को डिस्कशन किया। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएटेड बैंक को डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।